हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज अपन नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और वो है विचारधाराओं वाला टॉपिक। और विचारधाराओं के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे उदारवादी विचारधारा यानी लिबरलिज्म। तो उदारवाद क्या है उस पर आप आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं उदारवाद का अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, उदारवाद एक विचारधारा है। तो उदारवाद का अर्थ समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि आखिर विचारधारा होती क्या है। तो विचारधारा का मतलब विचारों का समूह। विचारधारा का मतलब होता है एक ही जैसे विचारों का समूह, उसको कहते हैं विचारधारा। तो उदारवाद एक विचारधारा है। एक तो ये देखना है, उदारवाद एक विचारधारा है। और इस विचारधारा का अर्थ होता है, विचारधारा का अर्थ है एक ही जैसे विचारों का समूह। एक ही जैसे विचारों का समूह। यानी जब व्यक्ति है एक जैसे विचारों से सहमत होते हैं तो उनको कहते हैं विचारधारा। तो विचारधारा होती है एक ही जैसे विचारों का समूह। तो उदारवाद एक विचारधारा है। अब अपन देखते हैं उदारवाद कहते किसे, यानी उदारवाद का अर्थ क्या है। तो उदारवाद जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं लिबरलिज्म। और ये जो लिबरलिज्म शब्द है, ये लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना होता है और जिसका अर्थ होता है प्रतिबंध, दासता या परतंत्रता से मुक्ति। और इसका अर्थ है प्रतिबंधों और दासता से मुक्ति। ये इसका शब्द उत्पत्ति का अर्थ क्या है, उदारवाद जिसको लिबरलिज्म कहते हैं। और ये जो लिबरलिज्म है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, लिबर, इससे बना है। और इसका अर्थ होता है प्रतिबंधों, दासता से मुक्ति। प्रतिबंध या दासता से व्यक्ति, यानी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये तो गया इसका अर्थ। और अपन देखते हैं उदारवाद क्या है। तो एक चीज तो ये होगी प्रतिबंध से मुक्ति। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके मूल में और जिसके केंद्र में व्यक्ति है, यानी ये व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती है। उदारवाद के चिंतन का केंद्रीय बिंदु है वो व्यक्ति है। यानी उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति को केंद्र में मानता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिक से अधिक समर्थन करती है। और ये विचारधारा ये कहती है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के नाते सही और गलत क्या है उसका स्वयं वो अपने स्तर पर फैसला कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के कार्य में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए समाज और राज्य का निर्माण किया है। इसलिए उदारवाद ये कहता है ये जो समाज और राज्य है वो व्यक्ति के लिए साधन है, व्यक्ति साध्य है और राज्य और समाज साधन है। व्यक्ति के विकास में ये सहयोग करेंगे। राज्य है वो व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं डालेगा। राज्य के कानून है वो कम से कम लागू हो। राज्य जो व्यक्ति के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अपन देखते हैं ये है वो ये कहता है कि चिंतन का आधार है, उदारवाद के जो चिंतन का आधार है वो व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति। यानी उदारवाद के केंद्र में व्यक्ति, वो ये चाहता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक स्वतंत्र होना चाहिए। और उदारवाद है वो व्यक्ति के विवेक में आस्था, या फिर वो अपन ये कह सकते हैं उदारवाद है वो व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानता है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति एक विवेकशील
प्राणी है और वो विवेक के आधार पर सही और गलत का फैसला करता है। तो एक तो इससे व्यक्ति को आगे अपन देखें, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ उदारवाद ये कहता है ये जो प्राकृतिक अधिकार है उस प्राकृतिक अधिकारों का भी समर्थन करता है। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। उदारवाद ये कहते हैं कि ये जो अधिकार है ये प्रकृति प्रदत्त है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है, ये प्रकृति प्रदत्त है, राज्य के द्वारा नहीं दिए गए हैं। इसलिए ये प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। कौन? उदारवाद। उदारवाद ये भी मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये परंपरागत उदारवाद कह रहा है। उदारवाद ये कहता है कि राज्य आवश्यक बुराई क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे राज्य अपने कानूनों को लागू करता है या जैसे जैसे राज्य व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है वैसे वैसे व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है वो सीमित होती जाती है। और जब व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है तो फिर व्यक्ति अपना विकास स्वतंत्र तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए राज्य होना तो जरूरी है लेकिन वो बुराई है। बुराई इसलिए है क्योंकि वो राज्य है, व्यक्ति पर अपना कानून लागू करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसलिए उदारवाद ये कह रहा है कि ये जो राज्य और समाज है, राज्य व समाज साधन है, राज्य व समाज साधन है और व्यक्ति है वो साध्य है, व्यक्ति साध्य है। इन उदारवाद ये मानता है साध्य और साधन का आप अर्थ ये देख सकते हो। साध्य का मतलब हुआ लक्ष्य, साध्य का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य। और साधन का मतलब हुआ लक्ष्य तक पहुंचने के सहयोगी उपकरण, सहयोगी उपकरण। यानी लक्ष्य तक पहुंचने के जो साधन है किसके माध्यम से अपन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उदारवाद के लिए साध्य या जो टारगेट है या केंद्र बिंदु व्यक्ति है, व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कुछ भी करो स्वतंत्रता बची रहनी चाहिए और व्यक्ति है वो स्वतंत्रता पूर्व कार्य करना चाहिए। उसके लिए राज्य और समाज है, इसका निर्माण व्यक्तियों ने किया है और ये राज्य और समाज है वो व्यक्ति के विकास में साधन के रूप में कार्य करेंगे, न कि साध्य के रूप में। ये बातें होगी। अब अपन और देखते हैं। उदारवाद ये करे कि ये जो राज्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा और वो शासन करेगा, वो सीमित शासन का समर्थन। यानी उदारवाद ये करेगा राज्य वो कम से कम शासन करेगा और जब राज्य कम से कम शासन करेगा तो व्यक्ति अपना विकास और ज़्यादा तरीके से कर सकता है। तो ये जो बातें हुई इन बातों को अपन यदि देखें तो उसके बाद में उदारवाद राज्य व समाज को कृत्रिम संस्थाएं मानता है। उदारवाद ये कहता है कि ये राज्य और जो समाज है वो प्राकृतिक नहीं है, इस राज्य और समाज का निर्माण व्यक्ति ने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपन टॉपिक था आज की क्लास में अपन चर्चा की है कि उदारवाद क्या है। कैसे प्रश्न बनेगा देखो, उदारवाद किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। उदारवाद का अर्थ क्या है या उदारवाद को समझाएं तो आपको क्या करना है, और उसके साथ साथ में ये भी आ सकती है कि उदारवाद की प्रमुख मान्यता या विशेषताएं क्या है। ये विशेषताएं भी लिख सकते हो, विशेषताएं या मान्यताएं। तो अब आपको ये देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या लिखना है। इस क्लास में मतलब प्रश्न इस टाइप से बन सकते हैं।
एक तो है ये क्वेश्चन है उदारवाद का अर्थ, या उदारवाद क्या है, या फिर उदारवाद को समझाइए और उदारवाद की विशेषताएं या मान्यताएं। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो उदारवाद क्या है या किससे कहते हैं, यदि इस प्रकार का प्रश्न आए और 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो आपको ये लिखना है कि उदारवाद किसे कहते हैं या उदारवाद के अर्थ को समझाएं। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है कि उदारवाद जिसको अपन लिबरलिज्म कहते हैं, ये लिबरलिज्म लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दासता या प्रतिबंधों से मुक्ति, यानी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। और इसके बाद थोड़ा पैरा चेंज करते हुए आप लिखेंगे उदारवाद एक विचारधारा है, और वो विचारधारा है जो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देने वाली विचारधारा है। उदारवाद ये मानता है कि व्यक्ति है वो एक विवेकशील प्राणी है, और व्यक्ति विवेकशील प्राणी होने के नाते अपने सही और गलत का फैसला स्वयं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए राज्य और समाज की संस्थाओं का निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया है, और ये राज्य और संस्थाएं व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करेगी। उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को साध्य मानती है और दूसरों को साधन मानती है। राज्य है वो साध्य नहीं है, व्यक्ति साध्य है, और राज्य और संस्था और समाज है वो साधन के रूप में कार्य करती है। इसलिए वो ये भी मानता है कि व्यक्ति है वो अधिक से अधिक स्वतंत्र होना चाहिए। तो इतना तो आप लोग उदारवाद के अर्थ में। अब प्रश्न यदि ऐसा है कि उदारवाद की विशेषताएं लिखिए या उदारवाद की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी है, तो आप लेंगे उदारवादी विशेषताओं में, ये तो इसका अर्थ में आ गया, इसका यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं में आप लेंगे उदारवाद के चिंतन का प्रमुख आधार व्यक्ति है। उदारवाद है वो व्यक्ति को अपना केंद्र बिंदु मानता है, व्यक्ति की विवेक में आस्था रखता है, ये विशेषताओं में लिखोगे। उदारवाद के चिंतन का आधार व्यक्ति है, उदारवाद व्यक्ति के विवेक में आस्था रखता है या व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानता है, ये दूसरी विशेषता या दूसरी मान्यता। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ये तीसरी विशेषता। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, और राज्य व समाज वो साधन है, व्यक्ति साध्य है, ये उदारवाद की विशेषताओं में आप लिखोगे। और ये सीमित शासन का समर्थन करता है, और उदारवाद राज्य व समाज को कृत्रिम संस्थाएं मानता है। तो उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसमें आप ये लिखोगे। फिर उदारवाद भी ये 2 टाइप का, एक परंपरागत उदारवाद और दूसरा आधुनिक उदारवाद। तो ये जो परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद क्या है, इस पर चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए होमवर्क आपका ये है, पहला प्रश्न ये उदारवाद के अर्थ को लिखिए या उदारवाद किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है उदारवाद की प्रमुख विशेषता या प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी है। तो आज क्लास में इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद।